हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे। आप सभी को आर के सन का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। हम लोग सॉलिड स्टेट में एक लेक्चर देखे हुए थे और उस लेक्चर में हम लोग ये बताए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर सॉलिड को हम लोग मेनली 3 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, जिसमें कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, किसी मैटर को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को 3 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोगों को यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना था, है ना। और मैंने बताया था कोई भी सब्सटेंस लोगे तो उसमें जो होते हैं ना वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, छोटे छोटे कई पार्टिकल्स से बने होते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि सॉलिड में जो होते हैं ना पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक नज़दीक सटे होते हैं। ये मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि मुझे आज सॉलिड स्टेट पर ही डिस्कस करना है। और सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, सटे सटे होते हैं। तो आज देखो बाबू, अगर हम लोग कोई भी सॉलिड लेंगे, है ना, तो उस सॉलिड में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं मैंने बताया था। वो या तो एटम हो सकता है क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है ना, वो या तो आयन हो सकता है, वो या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। इस 3 प्रकार के कणों से ही वो सॉलिड बने होंगे। अब देखो कि इस हेडिंग पे आ जाओ, हम लोग जो आज सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है ठोस का वर्गीकरण, लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड को हम लोग देखना है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं। क्या सारे ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, एक क्रम में सजे हुए हैं, या फिर डिसऑर्डरली अरेंज हैं, इधर उधर सजे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने एक कोई सॉलिड बनाया हूँ, एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उस सॉलिड में उसकी क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे बने हुए हैं, है ना। ये पार्टिकल्स या तो एटम हो सकती है या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं कह दूँ ये कोई लोहे की छड़ है, ये कोई लोहे की छड़ है, और अगर लोहा है तो इसका मतलब ये हुआ वो छोटे छोटे आयरन के एटम से बना हुआ है। और एटम क्या होता है, गोल गोल होता है ना। तो यहाँ देखो मैंने एक सॉलिड माना और ये सॉलिड है। इस सॉलिड छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, ये सारे के छोटे छोटे कण हैं। और आपको मानना है कि सारे कण क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। हालांकि सटे सटे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मानना है कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार के कण दिख रहा होगा, पार्टिकल्स दिख रहा होगा। एक वैसा जिसमें कोई कलर नहीं किया गया है, एक ये पार्टिकल बिना कलर किया वाला है। उसके बाद फिर क्या है, कलर किया वाला पार्टिकल्स का क्रम है। उसके बाद फिर देखो क्या है, बिना कलर वाला पार्टिकल क्रम है। फिर क्या है, कलर किया वाला पार्टिकल है। फिर क्या, बिना कलर किया वाला पार्टिकल है ना। दैट मीन्स इसमें जो पार्टिकल्स है एक ऑर्डर में सजे हुए हैं, एक व्यवस्थित रूप से सजे हुए हैं। पहले ये वाला है, तब ये वाला है, तब ये वाला है, तब ये वाला है। तो हम लोग अगर ऐसा कहीं पर कोई सॉलिड मिले कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, तो इस प्रकार के सॉलिड को नाम देंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड बोलेंगे, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। और यदि यही जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इधर उधर होता, कोई निश्चित क्रम में नहीं होता, है ना, ये होता ये होता ये होता, किसी डिसऑर्डरली अरेंज होता, इरेगुलरली अरेंज्ड होता, तो हम लोग कह देते वो किस प्रकार के सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। दैट मीन्स अक्रिस्टलीय ठोस है ना। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, कणों के सजावट के आधार पर सॉलिड 2 प्रकार के होंगे। आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड है, जिसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ से आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, या फिर इस दोनों में अंतर पूछ देता है। हालांकि अभी मैंने कुछ नहीं बताया हूँ, पहले हम लोग इसके बारे में जान लो।
तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे बाबू? मैं लिखा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अवयवी कणों के आधार पर, हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू, अवयवी कणों के अवयवी कणों के सजावट, अवयवी कणों के सजावट के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना बाबू क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल या ठोस। बी में एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टल या ठोस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसका स्टडी करेंगे? इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख लें और डिटेल्स में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है, एमॉर्फस सॉलिड को नहीं पढ़ना है। सिर्फ थोड़ा सा हम लोग देखकर उसको डिस्कस करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो सबसे पहले चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास देखो। तो क्रिस्टल ठोस हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे भी मैंने कहा, अगर कोई सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है? रेगुलरली है ना। ये सब पार्टिकल्स हैं बाबू। यहाँ दो प्रकार के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, दो प्रकार के पार्टिकल्स दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डरली अरेंज्ड है ना। सब क्या बाबू? व्यवस्थित क्रम में सजे हैं, या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? व्यवस्थित क्रम में सजे हुए हैं। तो हम लोग इस प्रकार के सॉलिड को नाम देंगे, क्या देंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम देंगे, क्रिस्टल या ठोस के नाम से ध्यान देंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कौन हो सकता है? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आर ऑर्डरली अरेंज्ड इन इंटायर सॉलिड। संपूर्ण ठोस में कणों की सजावट क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठीक है, इंटायर मतलब बाबू, इंटायर मतलब संपूर्ण सॉलिड में। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला पॉइंट, संपूर्ण ठोस में कणों की सजावट, संपूर्ण ठोस में कणों की सजावट व्यवस्थित क्रम में होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। देखो बाबू, अगर कोई ऐसा अगर सॉलिड हो और उस सॉलिड के संपूर्ण सॉलिड में, पूरे सॉलिड में कणों की सजावट ऑर्डरली हो, व्यवस्थित क्रम में हो, तो इस प्रकार के सजावट को हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, है ना। दीर्घ प्रासरी सजावट बोलेंगे हम लोग, क्योंकि संपूर्ण सॉलिड में कणों की सजावट क्या है? एक निश्चित क्रम में सजे हुए हैं, तो हम लोग इसको नाम देंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, दीर्घ प्रासरी सजावट। देखो यहाँ लिखा हुआ बाबू, इट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या नाम देंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। क्यों बाबू? बिकॉज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑर्डरली इन इंटायर सॉलिड, क्योंकि संपूर्ण सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे इसे देखो यहाँ लिख रहा हूँ, दीर्घ प्रासरी सजावट। दीर्घ प्रासरी मतलब बहुत बड़ी रेंज में है ना, इसे दीर्घ प्रासरी सजावट भी कहा जाता है, क्योंकि
संपूर्ण ठोस में, क्योंकि संपूर्ण ठोस में कणों की सजावट व्यवस्थित क्रम में होती है। ओके बाबू, खास करके इसके एग्जाम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। किसके लिए? आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। हालांकि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, पहले ये देख लेंगे, तब एमॉर्फस को हल्का देख लेंगे, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, है ना। तो फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे? फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड में निकल आएंगे हम लोग, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। हाँ, किसके लिए बाबू? ऑब्जेक्टिव के लिए। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एग्जाम्पल, जितने भी धातु हैं, सभी मेटल्स, चाहे वो सोडियम हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, है ना, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मेटल्स, कोई भी धातु हो, तो धातु छोटे छोटे कणों से बने हैं, वो कण क्या होंगे? उसके एटम्स होंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँ ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, है ना, आप लोग लिख लो फटाफट, सभी धातुएं, ऑल मेटल्स लाइक, सभी धातुएं जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सोडियम, जितने भी हैं सभी जो मेटल्स होंगे, धातु होंगे, वो क्या होते हैं बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ करते हैं, ठीक है। दूसरा, सम नॉन मेटल्स, कुछ अधातुएं, है ना। देखो बाबू मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, ठीक, आप फटाफट लिख लिया करो। सम नॉन मेटल्स लाइक, कुछ अधातुएं जैसे, ओके, फास्फोरस, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होते हैं, ओके, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर ऑक्टाइटॉमिक होते हैं, 8 एटम से बने होते हैं, आयोडीन, ओके बाबू, डायमंड, डायमंड जिससे आप हीरा बोलते हो, डायमंड से हीरा बोलते हो, ठीक है, ग्रेफाइट, एक्सेट्रा, है ना। ये दोनों को याद रखना, बार बार ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। डायमंड निम्नलिखित में किस प्रकार के ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं और क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो किस प्रकार के ठोस हैं बाबू? वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, और कार्बन क्या होती है? अधातु होती है। हालांकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोथ आर एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। ओके बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, शुगर, है ना, जिसको आप सुक्रोज बोलते हो, फार्मूला C12H22O11, ओके। और किस में आते हैं शुगर बाबू? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, ओके। फोर्थ में आयनिक कंपाउंड, ओके, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जैसे लाइक, देखो मैं सबका इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लिया करो। आयनिक कंपाउंड लाइक, आयनिक यौगिक जैसे नमक, याद रखना, ठीक है, नमक, पोटासियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड,
एक्सेट्रा। ये याद रखना बाबू, पूछता है, ठीक है। 5वीं नैफ्थलीन। नैफ्थलीन आप देखे होंगे, कपड़े में अगर चित्ती लगता हो, कपड़े में अगर चित्ती लग रहा हो तो हम लोग बक्से में इतनी बड़ी छोटी छोटी गोली लाते हैं, फिनाइल की गोली लाते हैं ना। फिनाइल की जो गोलियाँ होती हैं ना, उसी का रासायनिक नाम क्या है? नैफ्थलीन है। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या है बाबू आपके पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। खास करके आप इसका याद रखना, ये रखना और ये रखना, ओके बाबू। और शुगर भी याद रखना, अगर एग्जाम्पल में पूछे आपको मार देनी, ठीक है। और 6 सबसे इम्पोर्टेंट क्वार्ट्ज, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वार्ट्ज कई बार पूछा हुआ है। क्वार्ट्ज किस प्रकार के सॉलिड होते हैं? किस प्रकार के सॉलिड होते हैं बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्वार्ट्ज को एकदम देखो मैं स्टार मारा हूँ, एकदम से गट कर जाओ, ओके। चलो बात करता हूँ क्रिस्टलाइन के बाद एमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन को हम लोग डिटेल्स पढ़ना है, सिर्फ दोनों में अंतर को देखने के लिए थोड़ी सी हम लोग क्या करें, यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बीज एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, जिसका कोई आकृति नहीं होती। एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलेटोस। हम लोग अक्रिस्टलेटोस, जैसे कि आपको मैं यहाँ एक सॉलिड बना रहा हूँ, एक सॉलिड बाबू मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो मैंने एक सॉलिड की स्ट्रक्चर यहाँ बनाई, ठीक है। ये सब क्या है? उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। ये सारे के सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, है ना। अब मैं इसमें 2 प्रकार के पार्टिकल दिखा रहा हूँ, एक सिर्फ जो रंग ऐसे खाली पड़ा हुआ है, और एक रंग दे रहा हूँ, मतलब ठीक है, उसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। देखो बाबू, एक ये प्रकार का हो गया, देखो समझो। इसमें जब देखो गौर से, जो पार्टिकल्स हैं इसके, ये सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स को आपको गोल मानना है। वो पार्टिकल या तो कण, वो या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। आप देख सकते हो ये जो पार्टिकल, जो सॉलिड है, इस सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो डिसऑर्डरली अरेंज्ड है। बिना कलर किया वाला है, तब कलर किया वाला है, बिना कलर वाला, बिना कलर वाला, तब कलर वाला, है ना। फिर बिना कलर वाला हो गया, फिर देखो बिना कलर वाला है, फिर कलर वाला है, बिना कलर वाला, कलर, बिना कलर वाला, बिना कलर, मतलब किसी व्यवस्थित क्रम में इसमें सजे हुए नहीं है। तो चूंकि इस सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं उसकी जो सजावट इरेगुलरली है, डिसऑर्डरली है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार के सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड का नाम देंगे, ठीक है बाब। तो पहला बोल दो, एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स constituent particles are disorderly arranged, है ना, और व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं। देखो बाबू हिंदी वाले, अवयवी कण, अवयवी कणे, अवयवी कणे मतलब जिससे वो बना हुआ है, ठीक है। अवयवी कणे अव्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, अव्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या था?
व्यवस्थित क्रम में था और इसमें क्या है अव्यवस्थित क्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बाबू, जब देखो मैं इतना सा पार्ट पे क्या कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ। इतना सा पार्टिकल देखो, ये जो पूरा सॉलिड था, इस सॉलिड में से इतना सा मैंने पार्ट को लिया और इसमें देखो पार्टिकल्स क्या है, व्यवस्थित क्रम में सजे हुए हैं। बिना कलर वाला है, तब कलर वाला है, बिना कलर वाला, कलर वाला, बिना कलर वाला, कलर वाला, है ना। इसके अलावा जो जितने भी पार्टिकल, जितने भी क्षेत्र हैं, एरिया है, उसमें पार्टिकल्स डिसऑर्डरली अरेंज है। कोई भी इसमें ऑर्डर नहीं है, लेकिन इतना सा क्रम में देखो क्या है, ऑर्डरली अरेंज है, बहुत छोटा सा हिस्सा में। क्योंकि छोटा सा हिस्सा में व्यवस्थित क्रम में हो गया, किसके तरह, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, संपूर्ण सॉलिड में था, इंटायर सॉलिड में एक व्यवस्थित क्रम में पार्टिकल सजे हुए थे। लेकिन इसमें क्या है, तो चूंकि संपूर्ण सॉलिड में था, उसको नाम दिए थे हम लोग, उसको नाम दीर्घ प्राश्रिक सजावट नाम दिए थे, लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखो छोटी सी किसी भाग में आपको क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में सजे हुए हैं, तो इसको हम लोग नाम देंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, है ना, है ना। इतना सा भाग में क्या है, ठीक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही व्यवस्थित क्रम में पार्टिकल्स सजे हुए हैं, जिसको हम नाम देंगे अल्प प्रासरी। प्रास मतलब भाग होता है, उसका दूरी से रिलेशन रखती है, एरिया से संबंध रखता है उसकी। अल्प प्रासरी सजावट। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बाबू, अल्प प्रासरी होते हैं, और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, दीर्घ प्रासरी होती है। ठीक है, लिख दूं, इट इज शॉर्ट रेंज ऑफ, it is short range order of arrangement because क्यों बाबू, in small area, in small part, छोटा सा भाग में, particles are orderly arranged। ऑर्डरली अरेंज किसके तरह बाबू, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस की तरह इसके कुछ भाग में क्या होते हैं, पार्टिकल्स व्यवस्थित क्रम में हो जाते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग अल्प प्रासरी सजावट। हिंदी में लिखना, हिंदी में बाबू, इसे ऐसा करो, इसी ने लिखना, या अल्प प्रासरी सजावट, यह अल्प प्रासरी सजावट होती है, यह अल्प प्रासरी सजावट होती है क्योंकि सूक्ष्म भाग में, बहुत छोटा हिस्सा है ना, क्योंकि सूक्ष्म भाग में कणों की सजावट क्रिस्टलीय ठोस के तरह व्यवस्थित क्रम में होती है ना, व्यवस्थित क्रम में होती है। ओके बाबू, तीसरा पॉइंट, इट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड।
मैं बता रहा हूँ, जस्ट बताऊंगा, बिकॉज हैव flowing tendency like liquid, पहले समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो मैंने इस पॉइंट को लिखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, समझना बाबू। अभी मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ उसका, लेकिन बस फिलहाल मैं ये कह दे रहा हूँ, जो ग्लास है, ग्लास, इसको आप शीशा बोलते हो, कांच बोलते हो, ग्लास मतलब कांच। जो कांच है वो किसके एग्जांपल में आते हैं? एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। समझने की कोशिश करना, अभी मैं एग्जांपल नहीं बताया हूँ, बस एक एग्जांपल को लेकर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। जो ग्लास है बाबू, जिसको हिंदी में कांच बोलते हो, वो किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड होती है ना, समझना। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कहीं का जो विंडो होता है, खिड़कियाँ होती है, उस खिड़की में ग्लास लगे होते हैं, है ना, ग्लास देखना, खिड़की में ग्लास लगा होता है। बहुत पुराना बिल्डिंग हो, 100 साल 50 साल उससे ज़्यादा हो, है ना, उस बिल्डिंग में जो ग्लास जो लगे हुए हैं, उस ग्लास को अगर छू कर देखोगे, मान लिया किस प्रकार से उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो छू कर देखोगे, इस प्रकार छू कर देखोगे, तो देखने के बाद कब बाबू वो बिल्डिंग बहुत पुराना हो, मतलब ग्लास बहुत पुराना हो, तब आपको पता चलेगा, है ना। तो छूने के बाद पता लगेगा ये कि ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे वाला भाग की तुलना में क्या होती है? पतला हो जाती है ना। बहुत दिनों के बाद ऊपर वाला जो भाग है नीचे वाला भाग की तुलना में क्या होती है? पतली हो जाती है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमेशा सनलाइट के उपस्थिति में रहने पर, सनलाइट के कारण, सूरज की रोशनी के कारण ये जो ग्लास था धीरे धीरे क्या था, ऊपर का भाग पिघल कर नीचे में आ जाती है, और नीचे आने से क्या होता है, नीचे का भाग मोटा हो जाएगा और ऊपर का भाग क्या होते हैं? पतले रह जाते हैं, है ना। तो लगता है कि जैसे कि कोई लोहा है, उस लोहे को मैं अगर इस प्रकार से खड़ा कर दूं, तो क्या 100 साल के बाद वो ऊपर में पतला नीचे मोटा हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहा क्या सॉलिड है, लेकिन लोहे में इस प्रकार के गुण नहीं होते हैं। लेकिन ग्लास में क्या है, ग्लास भी क्या सॉलिड है, लेकिन उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के कारण, सन की लाइट टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण धीरे धीरे क्या होते हैं, पिघल कर नीचे का पेंदी जो होता है मोटा हो जाता है, ऊपर क्या होता है? पतले हो जाते हैं। लगता है कि लिक्विड की तरह क्या है, बहने की गुण इसमें मिल गई। सॉलिड है, सॉलिड में लगता है कि लिक्विड की तरह बहने के गुण मिल गई, तब तो सॉलिड का गुण रहा नहीं। लेकिन फिर भी ग्लास क्या सॉलिड है, लेकिन कैसा सॉलिड है? वो झूठा सॉलिड है ना। सूडो मतलब होता है झूठा, झूठा जिसको हम कहते हैं आभासी, है ना। देखो बाबू, तो इसको हम सूडो सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड की तरह क्या होता है? प्रवाहित होने के गुण पाई जाती है ना बाबू। लिक्विड से प्रवाहित होने के गुण पाई जाती है, और लगता है कि जो ग्लास है धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे क्या हो, पिघल कर नीचे मोटा हो गया, है ना। मतलब ये हो गया, लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया था, और ठंडा करके क्या है, अब ठंडा कर दिया और धीरे धीरे क्या हो, पिघल कर वो नीचे आकर मोटा हो गया। मतलब अतिशीतित द्रव, बहुत ठंडा क्या द्रव हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया। ठीक है, तो देखो बाबू, तो मैंने यहाँ पर कहा कि इट इज सूडो, इट इज कॉल्ड, क्या छूट गया बाबू, इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड। इसे आभासी ठोस और सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, बहुत ठंडा क्या द्रव कहा जाता है ना। बिकॉज क्योंकि है फ्लोइंग टेंडेंसी लाइक लिक्विड, क्योंकि इसमें द्रव की तरह प्रवाहित होने के गुण पाए जाती है। और एग्जाम्पल में कौन होते हैं बाबू? इसमें ग्लास होते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे इसको, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे इसे आभासी ठोस या
छद्म ठोस भी कहा जाता है। क्यों बाबू? क्योंकि इसमें द्रव की तरह प्रवाहित होने की क्षमता होती है। ओके बाबू। और एग्जाम्पल में कौन है इसके? ग्लास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कांच बोलते हैं। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। देखो इसमें क्वेश्चन है, व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। कांच को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? ओके बाबू, तो क्या करोगे? जो ऊपर लिखा है पॉइंट, इसका आंसर यही होगा। नहीं समझा? जो ऊपर पॉइंट लिखा है ना, ये नीचे पॉइंट का आंसर वही होगा जो कि मैंने आपको अभी लिखाया था। ठीक, तो एग्जाम्पल जानना चाहिए किसके? एमोर्फस सॉलिड के। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके, हालांकि एक एग्जाम्पल मैंने भी लिख लिया। एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल। पहला देखना बाबू, जितने भी प्रकार के ग्लास हैं, ओके मैं ट्रिक दे रहा हूँ, जितने भी प्रकार के ग्लास हैं सारे के सारे ग्लास क्या होते हैं? एमोर्फस सॉलिड हुआ करते हैं। ठीक है, ग्लास जैसे क्वार्ज ग्लास, याद रखना क्वार्ज जो था वो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, लेकिन क्वार्ज ग्लास क्या है? वो एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है बाबू, जैसे फाइबर ग्लास जिसको आप ये कौन फाइबर बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर ग्लास को ऑप्टिकल फाइबर, जिसको मोबाइल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्लास, क्वार्ज ग्लास, फाइबर ग्लास। ओके बाबू, नेक्स्ट में एग्जाम्पल रबर किस प्रकार के सॉलिड होते हैं बाबू? आपके पास एमोर्फस होते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे सेलुलोज, जैसे पीवीसी है ना, क्या मैं बताऊंगा अभी? जैसे, और एक होता है टेफ्लॉन, जैसे प्लास्टिक। ओके बाबू, इस सब के लिए भी आपको जद्दोजहद नहीं करना है, इस सब को हम लोग ऑर्गेनिक में पॉलीमर में पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, चाहे रबर हो, प्रोटीन हो, सेलुलोज हो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, टेफ्लॉन हो, टेफ्लॉन। लेकिन आजकल एक विशेष प्रकार की बर्तन आती है, उस बर्तन पर एक
परत चढ़ी होती है जिससे कुछ चिपकता नहीं है, वो टेफ्लॉन का परत होती है। तो प्रोटीन, सेलुलोज, पीवीसी, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, ये सब और पॉलीमर है ना। लेकिन ये सब किस प्रकार के ठोस में आते हैं बाबू? एमरफस सॉलिड में होते हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं रबर से लेकर ये सब क्या है, ये पॉलीमर है, इसको बहुलक बोलते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर है ये सब, पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक में पढ़ना हम लोग, ठीक है। कार्बनिक बहुलक, ओके बाबू। देखो अब हम लोग दोनों का अंतर कर लें। अगर क्वेश्चन कर दे कि दोनों में अंतर लिखें तो अंतर तो लिखना पड़ेगा, अंतर लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या देखें, ऑब्जेक्टिव पर्पज से कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे कि पूछ देता है कि क्वार्ज ग्लास क्या है, एमरफस सॉलिड है कि सॉरी एमरफस क्रिस्टलाइन है, तो आपको एमरफस मिलेगा। जितने भी ग्लास हैं एमरफस होते हैं, लेकिन क्वार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। चलो दोनों में अंतर लिखता हूँ। डिफरेंस between crystalline and amorphous solid. Difference between crystalline and amorphous solid. क्रिस्टलीय एवं एमरफस ठोस में क्या है हम लोगों को अंतर देखना है, ठीक है। एक तरफ लिख रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ क्या है बाबू? एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस, ओके। कैसे अंतर लिखूं? ज़्यादा हम लोगों को ऐसा फोकस करना है कि कम छोटी छोटी हम लोग सेंटेंस बनाने हैं कि लंबा लंबा सेंटेंस बनाना नहीं, कभी नहीं। पहला पॉइंट लिखो, कणों की सजावट व्यवस्थित होती है, और इसमें कणों की सजावट क्या होती है बाबू? अव्यवस्थित होती है, ठीक है। पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। हिंदी वाले बच्चों, पार्टिकल्स व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, पार्टिकल्स व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं। इधर बाबू, पार्टिकल्स आर डिसऑर्डरली, अरेंज्ड। पार्टिकल्स आर डिसऑर्डरली अरेंज्ड, पार्टिकल्स अव्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे बाबू क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बोलेंगे हम लोग। इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या दीर्घ प्रासरी सजावट, रहने तो चलेगा, सजावट होती है ना। क्यों होती है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बाबू। और ये क्या है? इट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या अल्पप्रासरी सजावट होती है, ओके बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोले अभी? सूडो सॉलिड, आभासी ठोस, झूठा ठोस, और ये क्या है? ट्रू सॉलिड।
सत्य ठोस है, ठीक है। इट इज सूडो, इट इज सूडो सॉलिड, इट इज सूडो सॉलिड। ये क्या होते हैं? यह आभासी ठोस हैं। और ये क्या है बाबू? इट इज ट्रू, ट्रू सॉलिड, यह सत्य, यह सत्य ठोस है। ओके बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फटाफट करेंगे आप लोग, एक दो पॉइंट और है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही मार्केबल पॉइंट है ये। इट इज एनआइसो, इट इज एनाइसोट्रॉपिक, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। या विसंदैशिक, विसंदैशिक गुण का, या विषमदैशिक गुण, विषमदैशिक प्रकृति लिखो तो अच्छा रहेगा। विषमदैशिक प्रकृति का होती है, है ना। और ये क्या होते हैं बाबू? इट इज आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये क्या होता है बाबू? समदैशिक, या समदैशिक, या समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ओके, ये विषमदैशिक समदैशिक क्या है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ये विषमदैशिक समदैशिक क्या है मैं उसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। और अंतिम लिख रहा हूँ, देखो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक मैं लोहा का एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। और उस लोहे को अगर किसी धारदार चीज़ों से काटा जाए, धारदार चीज़ों से काटा जाए, तो मान लिया कि काटते काटते इस प्रकार से कट गया, तो देखना तो जो कटने के बाद जो दो चिकना सतह मिले, ये जो दोनों सतह मिला, दोनों आपको चिकना मिलेगा, पूरी तरह से चिकना मिलेगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन लोहा क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर दो भागों में बांटा जाए तो काटने पर जो उसका नया हिस्सा बनेगा, न्यू सरफेस बनेगा, वो चिकना मिलता है। लेकिन एक रबर ले लो, मोटा सा रबर जैसे टायर वगैरह हुआ, उसको इस प्रकार से काटना, तो अगर काटोगे तो उसको क्या मिलेगा? रुखरा मिलेगा, रफ मिलेगा, है ना। रबर क्या था? एमरफस था। और लोहा क्या है? क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटने पर स्मूथ सरफेस मिलेगा, और एमरफस सॉलिड को काटने पर क्या मिलेंगे? रफ सरफेस मिलेगी, ठीक है। लिखना बाबू, टू प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस, स्मूथ न्यू स्मूथ रहने दो, स्मूथ एरिया ऑन कटिंग, काटने पर चिकना सतह बनती है। ओके बाबू, और इसमें क्या होते हैं? टू प्रोड्यूस
रफ, रफ सरफेस या एरिया ऑन कटिंग, काटने पर खुरदुरा, रफ मतलब खुरदुरा है ना, काटने पर रफ, रफ मतलब आओ इसको खुरदुरा हम लोग कहते हैं, ठीक है। काटने पर रफ सतह बनती है। ओके, और चले बने तो दोनों तरफ एग्जाम्पल दे देना, है ना। इधर एक दो एग्जाम्पल दे देना, इधर एक दो एग्जाम्पल दे देना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे दूँ मैं, एग्जाम्पल मैं आपको लिखा चुका हूँ बहुत सारे। ऑल मेटल्स, ओके, डायमंड, ग्रेफाइट, ओके बाबू, क्वार्ज, ओके, नमक। और इधर भी लिख लेना क्वार्ज ग्लास, सभी ग्लास इसमें आएंगे, क्वार्ज ग्लास, रबर एक्सेट्रा, है ना। जल्दी से कर लो बाबू, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारोगे, हटा दूँ। तो देखो जो आपको बीच में मिला विषमदैशिक एनाइसोट्रॉपिक एंड समदैशिक आइसोट्रॉपिक, उसको जानना पड़ेगा। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, विषमदैशिक गुण, विषमदैशिक गुण, विषमदैशिक मतलब दो अलग अलग दिशा में, है ना। तो पहला मैं तो ये लिख दूं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते तो मार देना इट इज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या क्रिस्टल या ठोस का गुण होता है, या क्रिस्टल या ठोस का गुण होती है। अभी क्या होती है देखो समझना। चलो एक मैंने सॉलिड ले लिया और इस सॉलिड में मैं पार्टिकल्स को सजा रहा हूँ। एक और दे रहा हूँ, मैंने 4 रो बनाया, ठीक है। और इसके बीच में दूसरा प्रकार का पार्टिकल भर रहा हूँ। देखो सारे कण व्यवस्थित क्रम में सजे हैं। ओके बाबू, अब देखो मैंने सब किसी 2 दिशा को ले रहा हूँ। एक मैंने ये दिशा लिया, इस दिशा का मैंने नाम दी ए बी। ओके बाबू, और एक मैंने इस दिशा को लिया, ये सब सजा, ये सब रंगा हुआ है, ये सब रंगा हुआ बाबू। और एक मैंने इस दिशा को लिया और इस दिशा को नाम दिया मैंने सी डी। अब देख सकते हो इस दिशा में जो पार्टिकल की सजावट है, देखो ये बिना कलर किया वाला पार्टिकल लगातार है। कौन सी दिशा में बाबू? ये ए बी दिशा में। ए बी दिशा में देखो बिना कलर किया वाला पार्टिकल्स लगातार एक प्रकार से सजे हुए, या फिर कलर किया वाला पार्टिकल लगातार है ना। लेकिन जब इसी में
इस CD दिशा में आओगे तो देखो तो बिना कलर क्या वाला, कलर वाला, बिना कलर कलर, है ना। मतलब ठीक इसके विपरीत हो गया। इसमें एक ही प्रकार के कंथ सजे हुए और इसमें दो अलग प्रकार के विपरीत कंथ सजे मिल गए। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी इस दिशा में मिलेगा, क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टी इस दिशा में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो लगता है कि दो अलग अलग दिशा में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो हम लोग बोलेंगे इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी मिला उसको नाम देंगे हम लोग एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, है ना। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक जिसको कहते हो, ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की सजावट जो इस क्रम में है वो इस क्रम में नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे क्या है बाबू? विषमदैशिक हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूं दूसरा पॉइंट, इन डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स आर arranged in different order, okay, hence physical property like कौन कौन बाबू? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ओके बाबू, कॉमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट। ओके बाबू, मैंने लिखा कि इन डिफरेंट डायरेक्शन में पहले किस प्रकार के सॉलिड हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके बाबू। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्डर, पार्टिकल्स डिफरेंट इस डायरेक्शन में अलग अलग सजे होंगे, है ना। हैंस फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए भौतिक गुण लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है एनाइसोट्रॉपी, ओके, कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, लिखोगे हिंदी वाले बच्चों, अलग अलग दिशा में कणों की सजावट, अलग अलग दिशा में कणों की सजावट अलग अलग होने के कारण भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोध, अपवर्तनांक, अलग अलग होती है ना, अलग अलग होती है, फुल स्टॉप। इस गुण को विषमदैशिक
कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, चलो समदैशिक के पास आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, समदैशिक गुण, समदैशिक गुण, नाम से लग रहा है दो अलग अलग दिशा में कणों की सजावट क्या होंगी। देखो पहला पॉइंट लिख दूं तो किसके प्रॉपर्टी होंगे बाबू, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड है ना, हिंदी में लिखोगे या अक्रिस्टलीय ठोस का गुण, यह अक्रिस्टलीय ठोस का गुण होती है, यह अक्रिस्टलीय ठोस का गुण होती है। ओके बाबू, देखो देखो यहाँ पे दो प्रकार का पार्टिकल सजा हुआ है, एक इस दिशा को ले लो, ए भी नाम दे दूं, और एक मैंने इस दिशा को ले लिया, सी डी नाम दिया। देख सकते हो जिस प्रकार के पार्टिकल की सजावट ए बी दिशा में है, रंगा हुआ बिना रंगा हुआ, रंगा हुआ बिना रंगा हुआ, उसी प्रकार से इस दिशा में भी है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी इस दिशा में मिलेगा वही फिजिकल प्रॉपर्टी इस दिशा में मिलेगा, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक। चूँकि इस दिशा में और इस दिशा में दोनों दिशा में पार्टिकल्स की सजावट समान है, तो चूँकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मिलेंगे वही फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मिलेंगे, तो हम लोग नाम देंगे इसको आइसोट्रॉपिक। ठीक है, इन different direction particles are arranged in different direction, particles are arranged in same order, in same order, hence physical property like इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, अभी लिखा था मैंने, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम। ओके बाबू, और इस गुण को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। ओके बाबू, चलो मैं हिंदी लिख रहा हूँ इसका। अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में कणों की सजावट समान होती है, जिसके कारण भौतिक गुण कौन कौन से बाबू, अभी मैं हिंदी लिखाया था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध एवं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होती है, समान होती है ना, समान होती है। इस गुण को इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे समदैशिक कहा
जाता है, संदैशिक कहा जाता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक एक करके देखेंगे, एमॉर्फस। इसके बाद हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो भी था आज ही हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अगर पूछे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है तो लिख देना, एनाइसोट्रोपिक क्या है तो लिख देना, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बाबू, उसको मैं फिर से लेकर आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को आर के एस एन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।